आपका ज़ख़म जो है वो बाकी है, आपका फोड़ा वग़ैरह जो भी है वो बाकी है और वो बार-बार निकलता है, रुकता नहीं है। तो जब तक आपका वो फोड़ा वग़ैरह सही नहीं हो जाता, आप उसी लिबास के साथ नमाज़ पढ़ सकते हैं, जो भी आपने पहना होगा। लेकिन अगर वो ठीक हो जाता है तो फिर ज़रूरी है कि आप उस पहले जो है वो नजिस लिबास जो हो गया उसे तब्दील करें और फिर नमाज़ पढ़ें। फिर कहने हैं, अगर नमाज़ पढ़ने वाले के बदन या लिबास पर ऐसी ख़राश या ज़ख़म का खून लगा हो जो जल्दी ठीक हो जाता हो और जिसका धोना आसान हो और जिसकी मिक़दार 1 दिरहम के बराबर या इससे ज़्यादा हो, तो इसकी नमाज़ बातिल है। ठीक है, ये वही बात करें। अगर ऐसा कोई ज़ख़म है जो ठीक हो जाने वाला है जल्दी, उसका खून वग़ैरह लग गया, तो फिर आपके लिए ज़रूरी है कि आप उस लिबास को तब्दील करके नमाज़ पढ़ें। क्योंकि फिर अगर आप उसी के साथ नमाज़ पढ़ेंगे तो आपकी जो नमाज़ है वो बातिल हो जाएगी। फिर कह रहे हैं, अगर बदन लिबास की ऐसी जगह जो ज़ख़म से फ़ासले पर हो, ज़ख़म की रतूबत से नजिस हो जाए और इसके साथ नमाज़ पढ़ना जायज़ नहीं है। लेकिन लिबास या बदन की वो जगह जो ज़ख़म के अतराफ़ में है, अगर इस ज़ख़म की रतूबत से नजिस हो जाए तो इसके साथ नमाज़ पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है? कह रहे हैं कि ज़ख़म या लिबास ज़ख़म या फोड़े से जो थी ना आपका लिबास या वग़ैरह वो थोड़ा फासले पर थी, लेकिन आप मिसाल के तौर पर लग गई आपके उस पे क्या नाम है ज़ख़म की रतूबत या जो नजिस थी वो आपके लिबास को लग गई है, तो फिर उसके साथ नमाज़ पढ़ना जायज़ नहीं है। लेकिन लिबास या बदन की वो जगह जो ज़ख़म के अतराफ़ में है, इसमें अगर कोई रतूबत वग़ैरह लग जाती है, कोई नजिस चीज़ लग जाती है, तो फिर कोई मसला नहीं है, आप उसी के साथ नमाज़ पढ़ सकते हैं। फिर कह रहे हैं, अगर किसी शख़्स के बदन या लिबास को बवासीर या इस